तो हेलो बच्चा लोग, आज हम क्लास 12th की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज है उसको बेसिकली जो क्लास में मैंने पढ़ाया था उसको मैं आगे प्रोसीड करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास में मैंने चार्ज होते क्या है, इसकी यूनिट्स वगैरह क्या है, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, इसकी बात करी थी। इसके बाद मैंने कूलॉम्स लॉ की बात करी थी। ठीक है, कूलॉम्स लॉ में आपको उसके जो फॉर्मूला है, जो डिपेंडेंसी वगैरह थी, इसके बारे में बात करा था। फिर मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट्स वगैरह के बारे में बात करा था कि चार्ज कितने तरीके से इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, अब वहां पे एक बात पता चली थी और ये सबको पता भी है कि हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। ठीक है, इस फोर्स को अगर वो दोनों चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों, और रिपल्सिव भी हो सकता है अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हों। इतनी बात हमने करी थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाम दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां आपने एक वर्ड देखा होगा इंटेंसिटी। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इस टॉपिक को सिंबलाइज करेंगे हम कैपिटल ई से, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात ये, इसका ये एस्पेक्ट आया ही क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी बात आई ही क्यों। ठीक है, तो ये बात इसलिए ऐसे आई कि बात ये हुई कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन कोई फिजिकल कांटेक्ट इनके बीच का नहीं है। तो वो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाया। हमारे नॉर्मल लाइफ में हम बिल्कुल इस बात पे ज्यादा एग्री हो जाएंगे कि कोई चीज दूसरे चीज को फिजिकल कांटेक्ट करके फोर्स लगा रहा है तो ये बात हमको डाइजेस्ट हो जाती है। बट विदाउट कांटेक्ट एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये बात हमने कहने पे मान तो ली, बट इसको और डाइजेस्ट करने के लिए आप अगर ये वाला पॉइंट पढ़ लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कहा क्या गया कि एक चार्ज मान लीजिए Q1 है। ठीक है, ये दूसरे चार्ज Q2 पे जो कि उससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, अगर इनका नेचर दोनों का पॉजिटिव है तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन। आप जानते होंगे इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, जैसा कि पिछली क्लासेस में बताया गया होगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब इसी सेम एस्पेक्ट को, इस फोर्स लगाने की पूरी प्रक्रिया को कहा गया कि ये 2 स्टेप में होती है। अरे कैसे होती है 2 स्टेप में, कहते क्या है कि ये चार्ज Q1 पहले अपने r डिस्टेंस पे एक फील्ड क्रिएट करता है। पहले स्टेप में ये क्या क्रिएट करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। अब जो फील्ड होगी वो इंटरेक्ट करेगी Q2 से, और तब जाके इसके ऊपर कंप्लीशन होगा किसका, फोर्स का। मतलब कूलॉम्स लॉ के हिसाब से जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है, वो पहले जहां पे दूसरा चार्ज है वहां पे एक फील्ड की स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है अपनी। ठीक है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी वहां क्रिएट होगी। अब वो दूसरे चार्ज से ये वहां पे इसके फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो इंटरेक्ट करेगी, और रिजल्ट में एज अ रिजल्ट हमको एक फोर्स फील होगा, जो फोर्स दिखेगा जो Q2 पे Q1 द्वारा लगाया जा रहा होगा। इस तरीके से इस बात को आप समझ सकते हो। तो बेसिकली आज हम उसी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं जो इसने यहां पे क्या की थी, क्रिएट की थी। तो यही हमको आज पढ़ना है कि आखिर ये है क्या, आखिरकार ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए, एक मिनट, काट लोगे इतना, नहीं काट पाओगे तो काट लोगे ना, हाँ देख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वाला टॉपिक जो आपको बता रहा था, गलती से दूसरा पेज ओपन हुआ था बेटा। ठीक है, अब आगे का जो पॉइंट है वो समझेंगे कैसे। तो कहते हैं क्या, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझनी है तो सबसे पहले समझिए कि एक टेस्ट चार्ज क्या है। इसको सिंबलाइज करते हैं Q0 से। ठीक है, जैसा लिखा है आप देख पाएंगे, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज
एजम्पशन है, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम किया गया है। अच्छा, टेस्ट चार्ज एज्यूम इस तरीके से किया गया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, यूनिट। असली बात समझने वाली ये है, इट गिव्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। ये टेस्ट चार्ज भी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको स्पेस में बताएगा, बट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। मैं आपको इजी तरीके से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, होता क्या है, एक एजम्पशन लिया गया कि एक चार्ज है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका अभी समझने के लिए तुम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल मान लो तुम, भले उधर लिखा हुआ है यूनिट, तुम इसको क्या मान लो, नेग्लिजिबल। ठीक है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल है, तो इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, टेस्ट चार्ज की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी नेग्लिजिबल मान लो। तो ये बनाया क्यों गया, तो ये बनाया इसलिए गया ताकि हम फील्ड की किसी भी एक चार्ज द्वारा किसी एक पॉइंट पे क्रिएटेड फील्ड को अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। उसी के लिए हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज क्या किया, एज्यूम किया। कैसे, आगे चलते हैं, आगे आपको समझाता हूं मैं। अब एक कथा इमेजिन करना, सपोज करना कि किस तरीके से ये चीज वर्क करती है। एक चार्ज सबसे पहले अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, वो आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा उसको रिजेंबल करेंगे, बट अभी के लिए आप समझो, इस तरीके से कहानी समझो कि सपोज करो आप हो, जहां पे भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप एक चार्ज हो और आपने अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है। मतलब तुम्हारा वो रूम या तुम्हारी वो टेबल जहां पे भी तुम बैठे हुए हो, उसके आजू बाजू की जो 3D एरिया है, जो 3D वॉल्यूम है, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपके रूम में अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे। इमेजिन करो कि आपके पास एक एबिलिटी आ गई कि आप स्पेस में डॉट शो कर पा रहे हो। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो होगा, जो इतने डॉट आप लगा पाओ अपने रूम में, अपने आजू बाजू स्पेस में भी, वो सारे पॉइंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट कहे जाएंगे। ठीक है, ये एजम्पशन लेके चलिए, तभी आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एजम्पशन क्या हो गया कि आप जहां पे भी बैठे हो, आप अपने आप को एक चार्ज मान लो और आपका रूम जो है वो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 डायमेंशनल। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बहुत सारे डॉट ड्रॉ किए हैं, जो कि फर्श पे भी हो सकते हैं, छत पे भी हो सकते हैं, दीवालों पे भी हो सकते हैं, साथ के साथ हवा में भी वो डॉट्स हैं। अच्छा, ऐसे हमने बहुत सारे डॉट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे डॉट्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स कह सकते हैं। अच्छा, अगली कथा क्या एज्यूम करनी है, उस चार्ज के सबसे नजदीक जो डॉट होगा, जो आपने ड्रॉ किया होगा, वहां पे उस चार्ज का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जैसे जैसे दूर जो डॉट्स आते जाएंगे, वहां पे भी चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन थोड़ा कम होता जाएगा इन कंपैरिजन टू जो पॉइंट्स उसके क्या है, क्लोजर है। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बहुत सारे पॉइंट इमेजिन करें, तो हर एक पॉइंट पे उस चार्ज का इन्फ्लुएंस अलग अलग होगा। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा, जो स्ट्रेंथ होगी, उसके फील्ड का जो इन्फ्लुएंस होगा, उसके फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और आप जानकारी ले लो, जो हम आगे के फ्यूचर की क्लास में करने वाले हैं। एक और बात कही जाती है कि हर एक पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ के साथ साथ एक और क्वांटिटी है जो कैलकुलेट होती है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, इस हिसाब से अगर समझ में आए और हम समझ पाए, तो हर एक चार्ज अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं,
हर एक पॉइंट पे कितनी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं? दो चीजें। पहली, उस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ। पहली, हम उस पॉइंट पे फील्ड की क्या करते हैं? स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। दूसरा, उस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट हो सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब यहीं पे इसी तरीके से ये तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ता है। जैसा कहा गया, कुछ अपने मनगढ़ंत कोई टॉपिक बनाए नहीं गए, वो टॉपिक्स हम एक चार्ज को स्टैटिक कंडीशन में पढ़ रहे थे। अब वो जो जो इन्फ्लुएंस आजू बाजू आते गए, हमको सबको बारी बारी से पढ़ना है। जिस सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे फील्ड की स्ट्रेंथ, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंबलाइज करेंगे कैपिटल ई से। मैंने आपको पहले बताया था, ये भी कहते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा, जो कि आगे के लेक्चर्स में आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज की बात है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा। अब मान लीजिए, जैसा मैंने कथा बताई आपको, उस कथा के हिसाब से अगर ये चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये जो लाइंस खींची गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको कहा जाता है। आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट है यहाँ पे, तो आप एक बात समझिएगा, ये जो 3 डायमेंशनल एरिया है इसके आजू बाजू, इस चार्ज के आजू बाजू का जो 3 डायमेंशनल एरिया अगर ये है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी जैसे बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब सपोज करिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है सॉरी, तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वहां कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जहां भी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले वहां ले आओ एक टेस्ट चार्ज रखो। स्टेप नंबर 1 में क्या रखोगे? वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे? टेस्ट चार्ज रखने के बाद फाइंड फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। और जब ये आ जाएगा, तो थर्ड स्टेप में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे। वो जो फोर्स आया होगा, उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जैसा कि आगे आपको दिखेगा भी, इतना समझ में आया क्या? पढ़ लेते हैं जरा। इट गिव्स द डायरेक्शन स्ट्रेंथ, और ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था। अभी यूनिट वगैरह की बात मैं आगे करूंगा ही। जैसे यहां पे देखिए, एक पॉइंट चार्ज है, आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसकी वजह से यहां पे हमको फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। सबसे पहले यहां पे क्या रखा हमने? टेस्ट चार्ज। ठीक है, उस टेस्ट चार्ज पे क्या निकालेंगे? इसको भूल जाओ। यहां पे क्या निकालेंगे? फोर्स, और फिर फोर्स को उस चार्ज से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। समझ आई बात? इस हिसाब से इसको भी भूल जाओ, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, अब जरा क्लास 11th के वेक्टर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी थी, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। क्या आता था? वेक्टर आता था। क्या आता था भाई? वेक्टर। इसका मतलब ये है कि आपका जो ई है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ बाई क्यू नॉट से इसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी तो चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्शन याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन
क्यू नॉट। ये एक्सप्रेशन सीधा सीधा आपको दिखा रहा है कि ई और एफ का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आई? क्या बताया मैंने, एक चार्ज है, वो अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अभी हम स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे हमको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो सिंपल एंड सोबर वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, उसको पुट करेंगे। अच्छा, अब जो सोर्स चार्ज होगा जिसने फील्ड बनाई है उसके द्वारा उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाला जाएगा, ठीक है, वो फोर्स आ जाएगा। फोर्स कैलकुलेट करने के बाद उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से, सोर्स चार्ज से नहीं, याद रखना कभी भी हम सोर्स चार्ज से डिवाइड नहीं करते हैं। ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस टेस्ट चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और साथ साथ हमको क्या मिल जाएगी, यहां से एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आएगा, एक पेरेंट फॉर्मूला इसको कह सकते हो आप, एक पेरेंट फॉर्मूला निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में आपको डायरेक्शन पता चल गया, केवल एफ अपॉन क्यू नॉट करोगे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म के लिए पता ऐसा चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। कैसे पता चला? आपको पता है वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। ये क्लास 11th में आपको जानकारी होगी, समझ में आएगी बात। अच्छा, अब यहां से ये पॉइंट हो गया कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। आगे आया क्या, ठीक है, अब बिफोर हम ये ग्राफ पे जाएं थोड़ा उसके यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से हम बार बार क्या हो जा रहा भाई, ठीक है, अब यहां से जरा यूनिट की बात कर लो, एफ अपॉन क्यू। एफ की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट एसआई सिस्टम में कूलॉम, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलॉम। आगे आप जानेंगे, आगे आप अगली क्लासेस में जानेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं वोल्ट पर मीटर भी हम इसकी यूनिट लेते हैं। अच्छा, यूनिट हो गया, तो जैसे बोर्ड है हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये भी जान ही लो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फोर्स का MLT पे -2 और Q का निकालना है, तो I इज इक्वल टू Q बाई T होगा। यहां से Q का निकल जाएगा क्या, IT। समझ आई बात? I का होता है तुम्हारा A और टाइम का T, तो Q का क्या हो जाएगा, AT। ये ऊपर जाएगा, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, ML A पे -1 और T पे -3। ये क्या निकल के आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या क्या क्लियर हो गया? हमको किसी पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, चार्ज ले आके रखेंगे, वो सारी बातें आपको बता दिया। यहां से हमारा यूनिट, और ये याद रखिएगा आगे की क्लास में आएगा, मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगा, ये भूलिएगा मत। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। अब इसके बारे में मत जाना ये क्या कह रहा है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसकी बात मैंने अभी आपसे करी ही नहीं, ठीक है। मुद्दे पे आता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जरा चेक कर लूं वो पॉइंट है का, ठीक है। तो एक अब क्या है, ये वाला जो पॉइंट था, दोबारा से मैं इस पे आ रहा हूं, इसका कतई मतलब नहीं है कि ये इतनी बातें मैंने आपको बताई थी, ध्यान से समझिएगा, इतनी बातें मैंने आपको बताई थी, अब छोड़ दो। अब मैं अगर ये जूम हो पाए तो मैं करूं इसको, या मैं आपको साइड में ही बताता हूं। सपोज करिए अब इन्होंने कहा कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल ले रहे हो ना, एक काम करो, एक पॉइंट चार्ज ले लो। क्या ले लो, एक पॉइंट चार्ज ले लो, ठीक है। मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज, क्यों कह रहे हैं, इससे r दूरी पे एक पॉइंट है P, यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल के दिखाओ, क्योंकि तुम ही बोल रहे हो कहीं पे भी फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लोगे, तो कह रहे निकाल के दिखाते हैं। पॉइंट P पे फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी थी। स्टेप नंबर 1 क्या था, यहां पे क्या रखेंगे हम, टेस्ट चार्ज, फोर्स निकालते हैं जरा। फोर्स हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन, यहाँ के हिसाब से हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज हमारा Q ही है, दूसरा चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज है, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था, टेस्ट चार्ज रख दिया था, दूसरे स्टेप में फोर्स भी निकाल लिया। अब सीधा आएगा मेरा E, लेकिन E आए कैसे, F अपॉन
क्यू नॉट से, और यहां से अगर एफ अपॉन क्यू नॉट डिवाइड करेंगे तो ये क्यू नॉट खत्म हो जाना है और बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको आपको ही पता है हम कोलम्बियन कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, के से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिनोट करते हैं। ज्यादातर केसेस में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे के कोलम्बियन कांस्टेंट था, इस हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आएगी बात। यही आगे जो ग्राफ ड्रा हुआ था, ये ग्राफ आगे ड्रा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ई का एक पेरेंट फॉर्मूला था एफ अपॉन क्यू नॉट, वेक्टर फॉर्म में ऐसा था, और एक और फॉर्मूला है ई का के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का है, ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का है, बट ये वाला स्पेशली फॉर पॉइंट चार्ज है, चेंज नहीं, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये चिट्ठी कुछ कहती है, जरा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमारा स्टेप यही करता है, एक फॉर्मूला हमने एफ बाई क्यू डिराइव किया, और एक जो फॉर्मूला अभी किसकी वजह से डिराइव किया, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, फॉर्मूला क्या आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में बात, के की वैल्यू आप लोग जानते हो 9 × 10⁻⁹। अच्छा, यूनिट वगैरह इसकी सब समझ ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला टॉपिक जो आएगा, अगला आएगा इसका ग्राफ। अब जब जान ही चुके हैं हम, एक काम करते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बार बार ये आ जा रहा, ठीक है, गरीबी दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, ये ई ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सब जाने दो, ये ऐसे कह लो, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के एक केस में कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा ग्राफ, अगर आपको 11th में, बायो वालों को 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, मैथ वालों को ग्राफ पढ़ाया ही जाता है। उस हिसाब से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही आता है। हालांकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x का भी ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब आप इतना याद रखना, आगे आपको बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। कभी भी अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आया और आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल्स हैं, एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, एक पे पावर 1 है, एक पे पावर 2 है, या यहां देखो एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, दोनों पे पावर 1 है, दोनों ही केस में ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा करके। ठीक है, वही ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा। अब आप ही देख लीजिए, इस फॉर्मूले में अगर r इक्वल टू 0 रखूंगा, यानी एकदम यहीं की बात करूंगा, तो ये ग्राफ ई जो आ जाएगा वो किसकी ओर जाएगा, यानी जब r इक्वल टू 0 होगा तो ई क्या होगा, इनफाइनाइट। इसलिए ग्राफ ये पैरेलल एक्सिस की ओर आता है, क्योंकि x का स्क्वायर है, x डिनोमिनेटर में है, भले पावर 1 है, तो ये ग्राफ हमेशा कर्व लाइन आता है। तो ये ग्राफ, अच्छा, जब आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो r टेंड होगा किसकी ओर, इनफाइनाइट की ओर। तो समथिंग इस फॉर्मूले को देख लो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हमेशा किधर आएगा, 0। इसलिए ग्राफ इधर किधर की ओर जाता है, आपका 0 की ओर। तो आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आएगा जैसा कि आता है, तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। जरा ये लाइन पढ़ लेता हूं, एज वी डिक्रीज द डिस्टेंस r बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड प्लस क्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। सही बात है, चार्ज ये सोर्स चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज था, जितना पास लेते आएंगे r घटेगा, r जब घटेगा तो E बढ़ेगा। ये टास्क था, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, यहां से हम क्या क्या सीख चुके, हमने E इक्वल टू एफ बाई क्यू सीखा, उसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी उसका एक अलग फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो सीखा। अभी इसका वेक्टर फॉर्म भी एक है, वो मैं आपको बताऊंगा। कूलॉम्स लॉ का भी वेक्टर फॉर्म है, वो दोनों साथ साथ ही आपको मैं एक लेक्चर में वो समझा दूंगा। इतनी बात समझ में आई, ग्राफ भी देख ले इसको। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा,
मैं आपको बताता हूं, इस बार थोड़ा ध्यान रखो, शायद से इस बार लिख के ना आए। हाँ ठीक है, इसको पढ़ लेते थोड़ा। क्या भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, हेड ऑफ द, छोड़ दो इसको, टुवर्ड्स द पॉइंट, हेड ऑफ द ई वेक्टर should be towards the point where the electric field is to be calculated. Value of charge will be kept along with the sign, unit and dimension. ये सब आपको बता चुका हूँ। डायमेंशन में आपको निकलवा के दिखाया था मैंने, क्यू का IT निकलवाया था, ये टी पे -2 लेके आया था, टी पे -3 आएगा। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। मैं आपको एक चीज बता दूं क्योंकि वो मेरे से छूट रहा है, याद रखिएगा। अभी आपको बताया था मैंने कि कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से अगर मान लो एक प्लस चार्ज, इससे r दूरी पे एक पॉइंट है Q ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे फील्ड क्रिएट होगी, ये सबको पता है। यहां पे फील्ड की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, सबको पता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट फील्ड में आ रहा है, ठीक है। यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो बिना टेस्ट चार्ज रखे भी इमेजिन हो सकता है, अगर यहां टेस्ट चार्ज रखते भी तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाता? अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं, और नेगेटिव चार्ज भी ले लें, माइनस के लिए अगर यहां पे r दूरी पे माइनस चार्ज होता, r दूरी पे एक टेस्ट चार्ज हमको रखना पड़ता है स्टेप नंबर 1 पे। अच्छा, ये इसके ऊपर हमेशा फोर्स कैसा लगता है? अट्रैक्टिव। तो E का भी डायरेक्शन क्या हो जाता? यही डायरेक्शन फोर्स का होता, यही डायरेक्शन E का होता पॉजिटिव चार्ज के केस में, और यही डायरेक्शन फोर्स का होता, और यही डायरेक्शन E का भी होता नेगेटिव के केस में। तो एक कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि E का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होगा। समझ आ गई बात? ये जो गलत लिखा हुआ है इस पे आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बनाया है जैसे तैसे कोशिश करके, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट जाएगा। हाँ तो बच्चा लोग, ये थोड़ी चीजें हैं जो गलत हैं, आप इग्नोर कर देना इसको, ठीक है। मैं खुद ही अपनी गलती आपको बता दे रहा हूँ, इससे पहले आप देखो और नीचे कमेंट कर दो ऐसा वैसा वैसा, ठीक है, उससे अच्छा मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ। यहां तक बात हो गई किसकी, कि ये याद रखना हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किसी भी पॉइंट पे हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होगी, ठीक है। याद रखना इतनी बात। ग्राफ कैसा आया था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ गई बात? आगे ध्यान देना, अभी मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी और बातें बताऊंगा, ठीक है। आगे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जरा ध्यान से समझिएगा। फिर आ गया साला ये। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो E का फॉर्मूला KQ/r² आया था, ठीक है, इसमें आपको याद होगा हमने कूलॉम्स लॉ यूज किया था। इसका मतलब कूलॉम्स लॉ में जितनी रेस्ट्रिक्शंस थी, कूलॉम्स लॉ जहां जहां एप्लीकेबल था, ये फॉर्मूला भी वहीं वहीं एप्लीकेबल हो पाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए था, एक्सटेंडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड
ब्यूटेड चार्ज मतलब बिखरा हुआ। एक पॉइंट चार्ज है तो ठीक है, मान लो तुम्हारे पास जेब में रख रखे हो बहुत सारा चार्ज, ऐसे बिखेर दिया तुमने, ठीक है, फर्श पे बिखेरा तो आप कहोगे एरिया में बिखर गया, ठीक है। एक सीधी लाइन में से बिखेर दिया तो कह देंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन में हो गया, ठीक है। हवा में ऐसा कुछ कर दो कि हवा में ही रह जाए कुछ देर तक, जैसे पाउडर वगैरह नहीं उड़ाते हम लोग, कुछ देर तक हवा में ही रहता है। अगर चार्ज को इस तरीके से पाउडर की तरह बिखेर दिया गया तो हम कहेंगे चार्ज, अब चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो लाइन में जब करोगे तभी भी चार्ज है, भले डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पे करोगे तभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज है, वहां पे भी वो फील्ड क्रिएट करेगा, लाइन वाला चार्ज भी फील्ड क्रिएट करेगा। वॉल्यूम में जो चार्ज था वो भी मिला जुला के सब फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे, लेकिन हम वहां पे ये वाला फॉर्मूला सारा यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल और केवल किस पे लगेगा, पॉइंट चार्ज पे लगेगा, ठीक है। इतने याद होगा आपको, एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था, कूलॉम्स लॉ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था। मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे ग्रुप में 3 लड़के हैं, एक को बाकी दोनों ने मारा, ठीक है, तो एक के ऊपर नेट फोर्स कैसे आएगा, तो दोनों का फोर्स सम करके आएगा। समझ में आई बात? ध्यान से समझना, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स में अगर आपका 10 न्यूटन है, आपके दोस्त का 15 न्यूटन है, तो दोनों के ऊपर, तो आपके 10 न्यूटन को वो आपका दोस्त प्रभावित नहीं करेगा, यानी आप अभी भी कितना लगा रहे होगे 10। अब वो आपका दोस्त आए अपना 15 न्यूटन इंपोर्ट करे उसके ऊपर, ठीक है, वो अलग की बात है। मैंने 10 लगाया, ये अलग की बात है, मैं उसके 15 में इंटरफेयर करने नहीं जाऊंगा, उसका 15 न्यूटन मेरे 10 न्यूटन को ना 10.1 करेगा ना 9.9 करेगा, ये आप याद रखना। समझ में आई बात? अच्छा, अब जो थर्ड पर्सन है जिसके ऊपर दोनों जना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर नेट फोर्स कैसे निकले, तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स प्लस उसके द्वारा लगाया गया फोर्स। तो आप सोच रहे होगे 15 और 10 25 न्यूटन हो जाएगा, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये दोनों फोर्स को ऐड कर रहे हैं। फोर्स का एडिशन हमेशा वेक्टर सम के हिसाब से होता है, तो हम देखेंगे वेक्टर सम के लिए एंगल की भी जरूरत होगी, आगे हम प्रोसीड करेंगे, एंगल मिल जाएगा, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान से समझो, ये तो मैंने फोर्स की बात करी, ये एसोसिएटेड था फोर्स कूलॉम्स लॉ से, यहां हम किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, मैं यहां पे एक एग्जांपल जो ये क्वेश्चन दिया इसी के हिसाब से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 particles each having charge q are placed on the 2 vertices of an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए एंगल 60 दिया हुआ है। ऑफ एज लेंथ a, एज लेंथ a है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज एट थर्ड वर्टेक्स। मतलब यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, समझिएगा। ये आपका तीसरा दोस्त है, बस यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे फील्ड क्रिएट होगी, ये अपनी फील्ड यहां क्रिएट करेगा, किधर की ओर, पॉजिटिव है, इसी लाइन पे, अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ रहे होंगे, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा, अभी खिचड़ी बनने वाली है तो उससे चाहिए खिचड़ी खत्म ही हो जाए। अवे फ्रॉम द चार्ज, ये मैं कह दे रहा हूं E ड्यू टू 1। अच्छा, ये अपना E1 यहां बना के आराम से मौज कर रहा है, कोई दिक्कत इसको नहीं है। अब आएगा Q2, Q2 भी यहां पे फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि ये 0.3 Q2 सॉरी 2 वाले पे जो प्लस Q रखा है उसके भी फील्ड में आ रहा है, तो ये यहां पे फील्ड क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर की ओर, क्योंकि 2 पे रखा हुआ है इसलिए मैं इसको सिंबलाइज कर दे रहा हूं E2 से। अब यहां पे नेट फील्ड क्या होगी, E नेट क्या होगा, ठीक है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो जो E नेट होगा वो भी वेक्टर होगा, और E नेट वेक्टर आएगा कैसे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब वेक्टर सम है भाई, रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। अच्छा, ये 60 है, वर्टिकली अपोजिट, ये भी क्या हो जाएगा 60, यानी थीटा कितना हो गया यहां से आपका 60 डिग्री। समझ में आ रहा होगा थीटा हो गया 60 डिग्री। अब ये देखो, ये चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो ठीक है, तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड ये भी तो आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अरे भाई फॉर्मूला है K Q R स्क्वायर,
के सबके लिए सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों की दूरी a के बराबर है, ये भी सेम है, तो E1 और E2 भी सेम होगा। यानी मैं इसको और थोड़ा इंप्रोवाइज करके ऐसा कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e² cos 60, और cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा आपका 3e² और आ जाएगा e√3। ठीक है, एक e निकाल लो, e का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से k, चार्ज कितना है q और दूरी कितनी है a², यहां पुट कर दो k3/3 आया है क्या? हाँ आया तो है, समझ आया क्या? एक बात याद रखना, जब इसने यहाँ पे E1 क्रिएट किया तो E1 जो भी था, E2 आया अपना क्रिएट किया, इसने E1 में दखलंदाजी नहीं करी। याद रखना हमेशा ये चीज आप एज्यूम करोगे, हालांकि हमको फील होता है कि पहला फोर्स लगा रहा है तो दूसरे ने आके थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर दिए होंगे, नहीं, आप यही अजम्पशन लेके चलोगे, इफ दिस चार्ज विल क्रिएट सम फील्ड हियर, whatever field he will be creating, he is not going to disturb this field, ठीक है, he is only going to create his own field। समझ आई बात? अच्छा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स थे और दोनों का रिजल्टेंट निकालना था, तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम फॉर्मूले से निकालते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा से। दो ही वेक्टर थे, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बड़ा अच्छा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये 60 था, ये भी क्या आ गया 60, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये एक आपका थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, न्यूमेरिकल और होंगे। अच्छा, ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे हुआ है, इनके द्वारा फील्ड प्लस इनके द्वारा फील्ड को दोनों को क्या किया गया है, सम किया गया। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा दूं, अगले में नहीं आएगा तब। ठीक है, और नेक्स्ट पे आते हैं, ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ जैसे आपको बताया था, मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं बाबू, याद रखना, तुमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा और आगे भी ग्राफ आएगा, तुमको दिक्कत ना हो कभी। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स चार्ज। मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं, आजा भाई, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहेगा, सॉरी हमेशा अवे ही रहेगा। ठीक है, और अगर यहीं पे मिटा के मैं माइनस क्यू चार्ज रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज रहेगा। क्लियर है? समझ आ रही बात? एक बात तुम लोग को मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, ग्राफ में गलती नहीं होगी, याद रखना, और ग्राफ तुमको ड्रॉ करने आएगा ही, इतना याद रखना, E² ठीक है, मैं इसको जनरली बता देता हूं आपको इक्वेशन से। अगर मान लो कभी ग्राफ है y1/x², तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस नाम जानो, ग्राफ ऐसा कुछ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, याद रखना, अगर y और x डायरेक्शन दोनों का क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो जो ग्राफ जाएगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। रट लो, ऐसा है तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अगर y और x दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये जो ग्राफ है वो जाएगा कैसे, पॉजिटिव ग्राफ जो है वो हमेशा जाएगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर y और x का डायरेक्शन अपोजिट है, तेरी डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो ये ग्राफ हमेशा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। याद रखना, अभी आगे तुमको फायदा समझ में आएगा। ये भाड़ में जाए, ये सब जान दो, ठीक है, थोड़ी सी हवा आन दो, ये बस समझ के रखो। अब यहाँ पे y की जगह हमारा e है और x की जगह हमारा r है। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे e और r सेम डायरेक्शन में होंगे तो ग्राफ को फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में डालेंगे, और अगर
ई और आर का डायरेक्शन अपोजिट मिलेगा तो हम, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये अगर नोट कर लिए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा मिटा दूं पहले इसको, ठीक है। अभी देखो आगे ग्राफ देखो, देखो इधर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। चलो इधर देखो, यहां पे x अगर पॉजिटिव x एक्सिस पे चलें तो ये x का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन भी, तो E और x का डायरेक्शन सेम है। इधर ही आओ, इधर भी देखते हैं, इधर नेगेटिव x जाने में इधर जाएंगे हम, नेगेटिव x का डायरेक्शन इधर, E का डायरेक्शन भी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द होगा ना। बोलो भाई साहब, दोनों जगह पे देखो E और x का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ग्राफ कहां जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड में। अच्छा कैसे पता करेंगे, ऐसे ही आएगा, तो भैया जीरो है तो इनफाइनाइट से आएगा, और इनफाइनाइट है तो जीरो की ओर जाएगा, जीरो है तो इनफाइनाइट से आएगा, और यहां पे किधर की ओर जाएगा, जीरो। इसको ये भी कह सकते हैं कि x किधर की ओर टेंड हो रहा है बेटा, माइनस इंफिनिटी की ओर, तो E किधर टेंड हो रहा है, जीरो की ओर। अरे ई घट रहा है ना, मैं बताया था ना तुमको यार, ग्राफ अगर आगे जा रहा है तो एक्स एक्सिस वाली चीजें बढ़ रही हैं, ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो वाई एक्सिस वाली चीजें बढ़ रही हैं, ग्राफ अगर नीचे आ रहा है तो वाई एक्सिस पे जी। यहां देखो एक्स बढ़ रहा है, आपको भी पता है दूरी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ घटती जाएगी, किधर की ओर जा रहा है, ई जीरो। इतने सेक्शन में एक्स बढ़ रहा है इनफाइनाइट की ओर, दूरी बढ़ रही है, तो ई घटेगा और किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर। तो ई पहले मैक्स था और फिर किसकी ओर गया, जीरो की ओर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा नहीं तो कर्व लाइन की तरह वो जीरो की ओर जा रहा है, ठीक है। इधर देख लो, ये ग्राफ पहले एक्स जा रहा है किधर की ओर, माइनस इंफिनिटी की ओर, ठीक है। ई किधर जाएगा, जीरो की ओर, तो ई किधर गया, जीरो की ओर। इतनी बात समझ में आई। इधर देखो, माइनस क्यू चार्ज के लिए जरा यहां देखें, ये एक्स का डायरेक्शन है, लेकिन माइनस चार्ज है तो ई का डायरेक्शन इधर आएगा ना, आई बात समझ में, ठीक है। इधर देखो जरा, इस साइड माइनस एक्स में ये माइनस एक्स का डायरेक्शन, फिर ई का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज ही तो रहेगा, है जी भाई। यहां से क्या समझ में आया कि अरे भाई ई और एक्स ग्राफ है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x² का, और ई और एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ग्राफ सेकंड और फोर्थ में जाएगा। समझ आई बात, रट लो, ये चीज बता रहा हूं बस समझ लो, समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आएंगे, ये दोनों को मिला दिया इसने, मैं समझाता हूं आपको इसमें नौटंकी चल क्या रही है। बड़ा भीड़ भड़का देख के परेशान मत होना, कुछ चीजें पहले से लिखी हुई हैं, ठीक है, परेशान मत होना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना। देखो जरा, देखो जरा, दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, बीच में फील्ड बताओ, यहां पे एकदम ठीक दोनों के सेंटर पे, तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी, ठीक है। ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड ये अवे फ्रॉम द चार्ज बनाएगा, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बनाएगा। दोनों फील्ड E1, इसके द्वारा को E1 बोल रहा हूं, इसके द्वारा का E2 बोल रहा हूं, दोनों इक्वल होंगे और दोनों अपोजिट होंगे, एंगल होगा 180 डिग्री। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट होता है वो a माइनस बी से आता है, यानी E1 माइनस E2 से आएगा, दोनों सेम है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। यानी ये वो पॉइंट है जहां पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। मेरी बात समझ में आई क्या, वही वो बता रहा है, बाकी सब आप अच्छे से जानते हो जो भी सिखाया था। देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज है ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में, नेगेटिव चार्ज है, हाँ पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट और थर्ड में, दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। इसी ग्राफ में ऐसा मिला, और यहाँ पे देखो ये ग्राफ ना एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर रहा है, टच कर रहा है, यानी यहाँ पे अगर देखें तो ग्राफ ऊपर और नीचे नहीं गया यहाँ पे, यानी E इज इक्वल टू क्या है, जीरो। हमको भी पता है यहाँ पे E इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि ये भाई साहब जितना इधर क्रिएट करेंगे, ये भाई साहब उतना ही इधर क्रिएट करेंगे, दो वेक्टर्स अपोजिट 180 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। वही यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, E जीरो। अच्छा ये ऊपर दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ दिखा दिया, मैं थोड़ा पढ़ाते समय बेहोश हो जाता हूँ अपनी चीजों में। इतनी बात समझ में आई,
ठीक है, इसलिए ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अब इसको आप अपनी बुक में बना हुआ देखोगे, कहोगे कौन सी खिचड़ी बनी हो, कोई खिचड़ी नहीं बनी हो, सब समझ में आपको आ रहा होगा। अगर यहाँ नेगेटिव हो जाता तो, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता तो, मतलब मैं इसी को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दे रहा हूं, हालांकि आगे आएगा। यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ सेंटर पे देखो ये फील्ड बनाता इधर टुवर्ड्स द चार्ज, ये फील्ड बनाता इधर टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज सेम, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस सेम, तो E1 और E2 सॉरी E1 और E2 दोनों सेम, फिर नेट फील्ड क्या आ जाती, जीरो आ जाती। यानी यहाँ माइनस माइनस रख के भी ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन याद रखना माइनस के लिए जो ग्राफ है वो सेकंड और फोर्थ में जाता है, यानी ऐसा ग्राफ चलेगा। अभी बना लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सेकंड और फोर्थ में ऐसा जाएगा ना। आगे देखते हैं आ रहा है, चलो आगे आते हैं। हाँ आया तो है, अरे कहाँ गया भाई साहब, प्लस चार्ज वाला है क्या ये, हाँ ये माइनस चार्ज वाला है। देखो जरा, अब ये लिख के अगर को मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट देख लेना। ये हाँ, यहाँ पे चार्ज माइनस हो गया, सब कुछ वैसा है, चार्ज माइनस है। सेकंड और फोर्थ में गया ऐसा ऐसा, यहाँ पे भी सेंटर में याद होगा आपको फील्ड कैसी आई थी, जीरो, क्योंकि ये टुवर्ड्स फील्ड बनाया था, इसने भी टुवर्ड्स फील्ड बनाई थी, दोनों इक्वल थे, तो नेट फील्ड क्या आ गई थी, जीरो। देखो जरा, नेट फील्ड क्या आ गई, जीरो, इसलिए ग्राफ यहाँ पे देखो कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर क्या हो कि Q ये भी नेगेटिव रहे, ये भी नेगेटिव रहे, लेकिन कोई एक मैग्नीट्यूड में ज्यादा रहे और कोई एक मैग्नीट्यूड में कम रहे, तो ये ग्राफ यहाँ पे मिलेंगे नहीं। दिखाता हूं आपको मैं, ये भी देखिएगा, ये चिपक जा रहा है पूरा इसी में। हाँ ये देखो, यही देख लो, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं अलग हुआ, लेकिन कुछ चीजें अलग हुई हैं, जरा ध्यान से देखना। माइनस Q प्लस Q, चार्ज दोनों अपोजिट हो गए। इससे पहले दोनों केसेस में चार्ज सेम थे। जरा सेंटर पे चलते हैं, सेंटर पे ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द फील्ड बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स द फील्ड बनाएगा। दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, इसलिए एक 3 तीर देख रहे होगे ना, एक इसके द्वारा बनाई गई है, एक इसके द्वारा बनाई गई है, और एक रिजल्टेंट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2E। तो ऐसे केस में यहां देखो, सेंटर पे ग्राफ एक्सिस को कोइंसाइड नहीं किया, क्योंकि सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं मिलेगी, तो फील्ड जीरो मिलेगी किधर, याद रखना हमेशा फील्ड जीरो मिलती है टुवर्ड्स द चार्ज विच हैव लोअर मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आई। याद रखिएगा, अगर दोनों चार्ज ऐसे हैं तो जिसका लोअर, लेकिन यहाँ लोअर मैग्नीट्यूड की बात हुई नहीं है, क्योंकि दोनों का इक्वल है, इसलिए ये सीधा उसी पॉइंट पे किधर शिफ्ट हो गया है, नीचे। अच्छा, अगर किसी का मैग्नीट्यूड छोटा होता, सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होता, तो ये ग्राफ ऐसा जाता और छोटे वाले की ओर थोड़ा सा चिपक के जाता, मतलब जहां पे इसकी फील्ड क्या मिलती, जीरो, ऐसा होके जाता। आई बात समझ में? मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं। हाँ, if both the charges are of an equal magnitude, the location of minima will be slightly shifted towards the charge with lower magnitude। दिख रहा होगा आपको, E नेट थोड़ा उधर की ओर हो जाएगा, यानी ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देख लो यहाँ पे, अभी आपको बताया था मैंने, वो जो KQ/R² है वो डेराइव हुआ था कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज पे वैलिड था, उसका रेस्ट्रिक्शन ही है वो पॉइंट चार्ज पे करेगा, इसलिए उससे जो निकल के आया KQ/R², E का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, वो भी केवल पॉइंट चार्ज पे ही वैलिड होगा।
बट यहां पे जो है बेटा कॉन्टिन्यूअस, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं आपको बता दूंगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन याद है, इमेजिन कर लो कि तुम्हारी जेब में ना बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। जैसे हमें बचपने में कुछ ना कुछ जेब में रख के हम लोग खाते होते थे, क्रिकेट खेलते होते थे, वैसे इमेजिन करो कि जो रखा हुआ होता था वो सब चार्ज था। ठीक है, अब वो टेस्ट पसंद आया नहीं। ठीक है, अगर अब वो टेस्ट पसंद आया तो करेंगे क्या, तो उसको बिखेर देंगे। ठीक है, बिखेरने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर या सर्कुलर डिस्क, किसी भी शेप का एक कार्डबोर्ड है, एक वो रखा हुआ है। ठीक है, एक रॉड रखी हुई है, सीधे एक लकड़ी की पट्टी रखी हुई है, बहुत थिन है, वो रखा हुआ है, और एक स्फेयर रखा हुआ है या क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, तीनों पे हम चाहें, जो हमारे जेब में चार्ज था वो हम तीनों पे बिखेरते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जैसा आपको पहले मैंने बताया था, अगर उस पट्टी पे जो एक लीनियर पट्टी है उस पे डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, ऐसी रहेगी। ठीक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन समझाना पड़ेगा, नहीं तो आगे के पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ इसमें जगह हो तो मैं आपको बता लूं, लेकिन चलिए इसी में बता देता हूं मैं। तो एक हमारे पास एक रॉड थी, एक हमारे पास रेक्टेंगल, सर्कल कुछ भी हो सकता है, और एक हमारे पास स्फेयर था, स्फेयर। ठीक है, मैंने जेब से चार्ज निकाला, इसके ऊपर रख दिया ऐसा करके। ठीक है, कुछ चार्ज जो मेरे पास अगला जो मुट्ठी निकाली उससे मैंने इस पे बिखेर दिया, चार्ज को अलग अलग जगह पे बिखेर दिया, ध्यान से समझिएगा। और इसमें चार्ज को मैंने पूरे स्फेयर पे ही अलग अलग जगह, बॉल थी बॉल पे चिपका दिए मैंने, सपोज करो चिपक जा रहे हैं, इस तरीके से इस पे बिखेर दिया। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा कि जो मेरी जेब में टोटल चार्ज था, सपोज करो हर एक बार जब मैं निकाल रहा था तो क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज ही निकल के आ रहा था, एक बार क्यू चार्ज, अगली बार भी क्यू चार्ज, अगली बार भी क्यू चार्ज। तो मैं कहूंगा पहले केस में मैंने क्यू चार्ज को एक लाइन पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे केस पे क्यू चार्ज ही निकाला मैंने, लेकिन एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरे केस में ही क्यू चार्ज निकाला मैंने, लेकिन एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया पे किया है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना कह के हम इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया इसको, और इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। क्या कह दिया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई बात? ठीक है, इसी तरीके से हमारे सिलेबस में भी है, तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई बात? लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा हमको तीनों पढ़ना है। लेकिन अभी एक बात तो ध्यान से सुना ही नहीं तुमने, अगर मैंने ये ध्यान में रखा है कि मैंने यहाँ पे जो क्यू चार्ज बिखेरा वो प्रॉपरली इक्वली हर एक पार्ट में लाइन पे बिखेरा है, तो मैं कहूंगा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटा है। यहां पे जब किया है तो भी डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन क्योंकि मैंने इस बात का ध्यान रखा कि हर एक कोने में, हर एक छोटे एरिया में इक्वल चार्ज मिल रहा हो, इसलिए इसको हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहां पे भी अगर मैंने यही ध्यान दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाऊंगा मैं अभी आगे, इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक कैलकुलेट होगा जिसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये हम अगली क्लासेस में ये वाला पार्ट करेंगे। अभी आप समझ लो, क्या समझ लेना, चार्ज का आगे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और इस पे हमारा सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये भी पॉइंट चार्ज नहीं है, तो KQ/R² लगाने का कोई यहां पे मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम एक डेंसिटी निकाल के आएंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक डेंसिटी निकाल के आएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। सरफेस चार्ज से जो लेके आएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज से जो लेके आएंगे उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो अगली क्लासेस में हमने करना क्या है, हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिखर जाएंगे वो, चाहे लाइन पे, चाहे एरिया पे, चाहे वॉल्यूम पे, और उनकी वजह से फील्ड अभी भी बनेगी क्योंकि चार्ज तो है, और वो फील्ड हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जो समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, आपको जैसा भी फील हो प्लीज फीडबैक करिएगा, जरूरत पड़े, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।